हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025। एक्साइटमेंट पूरे चरम पे है, स्काई रॉकेटिंग एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इन सैंपल पेपर्स की हेल्प से हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में 5 सैंपल पेपर्स करवा दिए हैं और 3 सैंपल पेपर्स में मैंने आपको सेक्शन सी यानी कि 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंपल पेपर 4th विद 4 मार्क्स क्वेश्चन। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। Section C is, see the statement, show that the relation R on the set R of real numbers defined as this set. You have two ordered pair of elements A and B such that first element is less than or equal to the square of second element is neither reflexive nor symmetric nor transitive. मतलब ये relation जो है ये तीनों फीचर्स जो है तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करता, ये हमें प्रूव करना है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स के सेट में से लिए गए हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखिए अलग अलग से तीनों फीचर्स को चेक करते हैं। सो आवर 10th क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 4 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन सी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या है कि दो सेम एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, ए और ये दोनों ही क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए हैं, राइट? और ये दोनों इस सेट रिलेशन सेट से बिलोंग करते हैं। अब अगर ये बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होएगा, बाय गिवन कंडीशन यू कैन से दैट, और बाय गिवन एक्सप्रेशन कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से कम है। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये खुद ही एलिमेंट है ना, एलिमेंट दो बार सेम है। रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग यही लिया करते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप ए की वैल्यू जो है कोई भी चेक करो, आप 1 ले लेते हैं या 2 ले लो आप, चलो कोई नहीं, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है ना। अब चेक करेंगे इसको, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, इज इट ट्रू? दैट इज, क्या 2 जो है वो 4 से कम है? तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, नॉट ट्रू। ओके, और भी चेक करके देख लो आप। -1 ले लेते हैं, ए की वैल्यू -1 लीजिए, तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 स्क्वायर। दिस मींस दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब ये रिलेशन सेट जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक हमने प्रूव किया। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं सिमेट्रिक, कि ये नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए उसी तरह से हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो दो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट एंड बी सी, गलत हो गया यहां, काट देंगे। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी दैट बिलोंग्स टू आवर रिलेशन सेट। इसका मतलब क्या होएगा कि अगर सिमेट्रिक ये रिलेशन सेट है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि अगर फर्स्ट एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट इसका जो ऑर्डर्ड एलिमेंट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। और अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो इसका मतलब फिर क्या होएगा कि b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसमें सेकंड एलिमेंट ये हुआ ना, तो फिर एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5। तो अगर ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो चेक करके देखते हैं। ओके, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो ये तो ट्रू हुआ, ठीक है, ये ट्रू है। अब उल्टा चेक कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। फिर हमने क्या एलिमेंट लिया, 2 5, तो यहां क्या आ जाएगा 5 2, है ना, यहां 5 आगे और 2 पीछे, तो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा फिर, है ना।
तो फर्स्ट एलिमेंट यहां क्या बना 5, राइट, दैट इज लेस देन और इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया 2, 2 का स्क्वायर, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये क्या आया, ये फॉल्स है, तो ये फीचर ट्रू नहीं हो रहा इस गिवन रिलेशन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये अब सिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी चेक हो गया। चलो अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लो इसकी। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या होता है, 3 एलिमेंट्स हम लोग मानेंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, दिस मीन्स दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होएगा, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, देन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर बी सी आर रिलेशन सेट से बिलोंग करता है, यहां लिखते हैं हम लोग, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, दिस मीन्स दैट बाय डेफिनेशन a is less than or equal to b square. If BC belongs to set of given relation set, this means that b square is b is less than or equal to c square. ठीक है, और if AC यानी कि अगर ये ट्रांजिटिविटी करेक्ट हुई तो AC भी इससे बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होएगा, A is less than or equal to सी स्क्वायर। चेक करके देखते हैं फिर हम लोग कोई एग्जांपल लेके। तो क्या ये सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू रहेगा, तो 3 रियल नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट 2 - 2, तो ये मैंने ए बी ले लिया, फिर -2 बी और सी अलग से ले लेते हैं, एक -1, तो ये दोनों ही सेट ऑफ रिलेशन से बिलोंग करते हैं। और यहां जो ए बी मैं एलिमेंट ले रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहां दिस इज बी और यहां सी। ठीक है, तो ये सारे ही रियल नंबर्स हैं। अब अगर ए बी रिलेशन सेट से बिलोंग करता है, दैट मीन्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 स्क्वायर, तो ये तो ट्रू हो गया। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है, यानी कि ए बी इस रिलेशन सेट से बिलोंग करता है। अब दूसरा एलिमेंट ले लो, -2 -1, ये था ए बी, ये है बी सी, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है इंप्लाइज -2 इज लेस देन और इक्वल टू -1 स्क्वायर, दिस मीन्स दैट -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी ट्रू हो गया। तो अब हमने क्या लिया, 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ले लिए जो दोनों रिलेशन सेट में बिलोंग करते हैं। अब उसका मतलब क्या आएगा, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस मींस ए और सी भी आर से बिलोंग करेगा, तो ये चेक करते हैं। ओके, यहां इफ की बजाय आप लिखिए देन दिस, तो फिर यहां ए बी बी सी, तो ए सी क्या होएगा, AC is 2 और C is -1, then 4, 2 and -1, अगर ये इस रिलेशन सेट से बिलोंग करता है तो क्या आएगा, 2 is less than or equal to -1 square, और you can say that 2 is less than or equal to 1, क्या ये ट्रू है, नो इट इज फॉल्स। तो यहां हमने क्या प्रूव किया कि 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन सेट से बिलोंग करते हैं, और वो एलिमेंट्स क्या है, ए बी बी सी, यहां बी सेम है, तो ए सी रिलेशन सेट से बिलोंग नहीं करता। यहां हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज 2 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आवर रिलेशन सेट, देयरफॉर द गिवन रिलेशन सेट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने का मतलब है ए बी बी सी अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी, हर तरह के एलिमेंट्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स जो हम लोग रियल नंबर्स ले रहे हैं वो इस रिलेशन सेट से बिलोंग करने चाहिए, इस रिलेशन सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए का मतलब है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो अब वो नहीं कर रहा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस इज योर 10th क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के चलते हैं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि आप इसमें dy और dx जो है वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। तो ये मैंने dy और dx जो है वो अलग कर दिए। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक तरफ x वेरिएबल एक तरफ y वेरिएबल, पर अभी तो मिक्स है, अलग नहीं हो रहे हैं। तो यहां आप देखेंगे कौन सी टाइप यहां लग सकती है जिससे हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। तो यहां मुझे जो नजर आ रहा है वो x और y की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर्स जो है वो सेम है। तो बच्चों यहां मैंने क्या किया, x और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन करके मेरे पास ये बना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री कितनी होगी, जितनी x की यहां पावर बची है बाहर, तो x तो यहां कैंसिल हो चुका है, तो डिग्री इज 0। ठीक है, तो उसको अब हल करने के लिए अब हम लोग क्या पुट करते हैं, अब हम लोग पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx। ठीक है, तो यहां dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाय dx इज v प्लस x dv बाय dx। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो v को रखेंगे x का करेंगे 1 हो जाएगा, x को रखेंगे v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब dy बाय dx की वैल्यू पुट कर देते हैं और y की भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां हमारे पास dy बाय dx जो आएगा दैट इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, दिस इज इक्वल टू x प्लस vx ओवर x माइनस vx। नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कैंसिल हो जाएगा, नोमरेटर में बचेगा 1 प्लस v और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस v। v को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये आएगा x dv बाय dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v माइनस v। एलसीएम लेने के बाद यहां आएगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी। दिस वी विल कैंसिल आउट। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये x dx जो है हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और ये वाली टर्म जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये बनेगी 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी, दिस इज इक्वल टू dx ओवर x। इसको अब हम अलग अलग कर लेते हैं, दो टर्म्स बना लेते हैं इसको, 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी। इंटीग्रेशन अब कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एक्स और वाई की टर्म्स अलग हो गई है ना, तो अब मैंने क्या किया, 1 के नीचे भी ये ले आया और माइनस वी के नीचे भी, और इसको अलग अलग कर दिया। दो इंटीग्रेशंस मैंने बना दिए हैं। डीवी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, यहां ये डायरेक्ट हो रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ v ओवर a। ठीक है, और यहां मुझे पुट करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 3 फार्मूले यहां लग रहे हैं। कौन सा? सबसे पहले यहां लग रहा है हमारे पास dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां चलो a स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये लग गया। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर नोमरेटर में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नोमरेटर में हो, तो वो डायरेक्ट हमारे पास log ऑफ fx आ जाता है प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, यहां भी प्लस अ कांस्टेंट, और 1 ओवर x का इंटीग्रेशन वो आपको पता ही है log x। तो यहां तीनों में हम लोग लगा देते हैं। ये मैंने क्या किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो 2v आ जाएगा, है ना। तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो सीधा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x का इंटीग्रेशन है log x, प्लस यहां कांस्टेंट जो है वो आप ऐड कर दीजिए, प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बस अब इसमें लास्ट हमें क्या करना है, अब हमें लास्टली इसमें v की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। द वैल्यू ऑफ v इज y by x, v इज इक्वल टू y by x टेंजेंट इनवर्स ऑफ y by x माइनस 1 by 2 log of 1 plus y square over x square, this is equal to log of x plus constant। ठीक है, यहां अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट सॉल्व हो चुका है, लास्ट स्टेप देखिए क्या आएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ y by x माइनस 1 by 2 log of x square plus y square over x square is equal to log of x plus a constant। So this is your answer. This is the solution of your given differential equation। So this is the solution of your 11th question। चलते हैं 12th क्वेश्चन में, जहां आपको दो इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहां आप ये कर सकते हैं, यहां ये कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, y की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको आप लोगों ने ये प्रूव करके दिखाना है। डबल डेरिवेटिव प्लस ओरिजिनल फंक्शन b इक्वल टू 0। और सेकंड में हम लोग यहाँ पिछले टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ 12th क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। 12th क्वेश्चन, y is given to you 5 cos of x, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, माइनस 3 sin of x। तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं फिर इसका, और ये प्रूव करना है हम लोगों को। dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस 3 cos of x। डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो फटाफट से डबल डेरिवेटिव कर दो। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस cos of x प्लस 3 sin of x। ठीक, इसमें से माइनस कॉमन कर लो आप, माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ गया cos of x माइनस 3 sin of x, और यहां आ गया माइनस y। इस y को ट्रांसपोज करके इस y को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वो एक्सप्रेशन आ गया विच ही इज आस्किंग टू प्रूव। ओके, तो अब चलते हैं इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। और y इज इक्वल टू x पावर साइन x प्लस साइन x पावर x। तो हम इनको ऐसा मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 12th में मैं आपको और पार्ट, सेकंड पार्ट जो है इसका वो करवा रहा हूं। y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u इज इक्वल टू x पावर साइन x एंड v इज इक्वल टू साइन x पावर x। ठीक है, अब फर्स्ट जो है हमारे पास, अगर y u प्लस v है तो dy बाई dx क्या बनेगा फिर, एज यूजुअल जो मैं आपको पहले 3 सैंपल पेपर्स में करवा चुका हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे इनके साथ के। तो du बाई dx प्लस dv बाई dx, इसका मतलब क्या बना के du बाई dx निकालना है, dv बाई dx निकालना है, यहां पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहां से जो du by dx आएगा, dv by dx यहां पुट करके आपके पास टोटल dy by dx आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड्स हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं। तो यहां आ जाएगा sin of x into log of x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 over u du by dx। यहां प्रोडक्ट रूल से हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, sin x फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, log x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 over x, फिर log x को हम लोग एज इट इज रखते हैं, sin का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x। चलो ये बस निकल गया, अब और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो du by dx आ गया, राइट हैंड साइड में u को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा x पावर sin of x एंड इनसाइड द ब्रैकेट दिस होल फंक्शन sin x over x प्लस log x into cos of x। तो ये आ गया हमारे पास du by dx। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 4th। ठीक, अब चलते हैं v की ओर।
v हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x पावर x। अब इसका भी दोनों तरफ जो है लॉगरिथम ले लेते हैं, log v इज x log ऑफ साइन x। अब क्या करेंगे, जैसे हमने u में किया तो डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों तरफ। ये लिखेगा, वैसे मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूं तो ये लाइनें आपको लिखनी है, यहां भी लिखना है कि टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ये बातें लिखनी है आपने, मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आप नोट करते जाओ साथ साथ में। एक नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ भाई। 5-5 6-6 मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, है ना, तो जितने भी हैं मैं ये चाहूंगा आपसे कि एक अलग से कॉपी बना लो आप उसके ऊपर, और वो आपके नोट्स बनते जाएंगे। एग्जामिनेशन के टाइम पे आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकते हो फिर, ठीक है। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखनी है साथ में। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, यहाँ पे मैं लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो वो भी आप लिखो। तो ये आएगा 1/v। चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो यहां भी आप लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देना है। x को एज इट इज रखेंगे, log sin x का डेरिवेटिव करेंगे 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब log sin x को एज इट इज रखेंगे और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। v को राइट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई करिए और v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू है हमारे पास sin x पावर x, ठीक है। और यहां आएगा x cot of x plus log of sin of x. So this is the value of log v by this is the value of dy by dx. This is our equation number 5. फोर्थ और फिफ्थ को एज इट इज, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कैंसिलेशन या कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पुट करने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आप बढ़िया तरीके से इसको कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करिएगा। मेरे लिए वो एक मोटिवेशन होगी और मैं अपना बेस्ट आपको दे पाऊंगा। और आपको वास्तव में अगर लग रहा है कि मेरे को इन मॉडल टेस्ट पेपर्स में से और सर जो काम करवा रहे हैं इस द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पे, उसमें आपको वैल्यू मिल रही है, तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए। ऐसा करने से आप उन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे और वो उनका भी कोई ना कोई एम होगा डेफिनेटली एग्जामिनेशन में कि वो टॉप करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, है ना, तो वो अपने एम को फुलफिल कर पाएंगे और आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं फिर अब हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। द स्टेटमेंट ऑफ 13th क्वेश्चन इज π/6 to π/3 and the integrand is 1/1 plus tangent 3/2x। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका वैसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं व्हेन यू हैव दिस टेंजेंट वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन आपको अगर 1 नंबर में आता है तो आपने क्या करना है कि टेंजेंट में अगर ये हो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जोड़ π/2 अगर बनता हो तो आपने क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा π/12। ये आंसर आएगा आपका। लेकिन अब क्योंकि ये 4 मार्क्स में है तो अब इसको हम लोग डिटेल में करते हैं, ठीक है। डिटेल में तो दिस इज अवर स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल में करने के लिए आप टेंजेंट को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आएगा dx 1 प्लस साइन 3/2x ओवर cos ऑफ 3/2x। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी π/6 to π/3। cos ऑफ 3/2 आ जाएगी नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म बनेगी cos 3/2x प्लस साइन ऑफ 3/2x। ये टर्म बन गई। अब मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इसके ऊपर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट प्रॉपर्टी इज फ्रॉम a to b fx dx this is equal to a to b a plus b minus x into dx। क्या प्रॉपर्टी लगाई कि अपर और लोअर लिमिट को जोड़ के उसमें से वेरिएबल अगर माइनस करते हैं तो वही का वही फंक्शन, वही का वही इंटीग्रेशन, आपका आंसर सेम आता है। कि चाहे आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो a to b में, चाहे इसका कर लो, तभी आंसर सेम आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर
प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग, आप यहां लिखेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये i क्या बनेगा हमारे पास, i अब नए सिरे से हमारे पास ये बनेगा π/6 to π/3 cos ऑफ 3/2 π/3 प्लस π/6, ठीक, माइनस x, और नीचे हमारे पास आएगा यही 3/2 π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस साइन ऑफ 3/2 π/3 प्लस π/6 माइनस x इंटू dx, ठीक है। तो ये हमारे पास बना अब π/3 यानी कि 60, π/6 यानी कि 30, तो ये टोटल कितना हो गया π/2। π/2 में से अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज होएगा, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो मैं फटाफट से डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, i इज इक्वल टू π/6 टू π/3, ये बन जाएगा साइन ऑफ 3/2x, ये बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस का साइन बन जाएगा साइन ऑफ 3/2x, और ये बनेगा साइन से कॉस, क्योंकि ये भी 90 है, कॉस 3/2x, ठीक, इंटू dx। तो यहां एक तो हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी से पहले ये था नंबर 1, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ गया। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, ये दो इक्वेशंस जो आपको आपके पास हैं इंटीग्रेशन में, ये दोनों क्या बन जाएंगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो नोमरेटर की टर्म्स आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ने के बाद ये आएगा साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x डिवाइडेड बाय द सेम टर्म्स। ये देखो यहां भी सेम टर्म है, यहां भी सेम टर्म है, तो ये नीचे भी सेम टर्म आ जाएंगी 3/2x प्लस, ये दोनों मैं ऐड कर रहा हूं भाई, तो i और i जो है ये भी i था और ये भी i है, तो 2i हो गया। तो अब टर्म्स, अच्छा लिमिट्स क्या थी हमारे पास, π/6 टू π/3, ठीक है। तो 2i का आंसर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टर्म्स हैं, दे जो कैंसिल आउट, तो 2i की वैल्यू क्या आई हमारे पास, π/6 टू π/3 1dx का मतलब है x, है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं π/6 टू π/3, लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2i की वैल्यू हमारे पास आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल π/3 माइनस π/6, तो ये आया 2π माइनस π, दिस इज π/6, राइट। 60 में से 30 जाएंगे, है ना, 30 आया फिर, तो i की वैल्यू क्या आई, π/12। तो ये था हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। डायरेक्ट अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, दैट विल आंसर, दैट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब 4 मार्क्स का आया तो देखो इसका पीछे ये इतना बड़ा सॉल्यूशन है, राइट। इसका अब चलते हैं हम लोग, इंटरनल चॉइस है ना, तो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनल जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट टेंजेंट x अंडर द रूट प्लस कॉट x अंडर द रूट, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहां करते हैं इसको, 13th में और पार्ट है, ठीक। सो दिस द क्वेश्चन इज, यू हैव टू सॉल्व टेंजेंट अंडर द रूट प्लस cot x अंडर द रूट इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी टेंजेंट कॉट वगैरह आ जाए तो आप फटाफट से साइन और कॉस में उसको चेंज कर लो, तो साइन x ओवर cos x प्लस cos x ओवर साइन x, अलग अलग भी कर लिया मैंने इंटीग्रेशन, अपना जो अंडर रूट है उसको अलग अलग भी कर लिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन x cos x का, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नंबरेटर में आ जाएगा साइन x प्लस cos x इनटू dx।
तो बच्चों यहाँ एक स्टेप हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू कैन रिमेंबर दैट स्टेप एज इट इज। 2 अंडर रूट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ डिनोमिनेटर में, और 2 अंडर रूट से नोमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेंड को। फिर में 2 अंडर द रूट है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 sin x cos x। सी एक स्टेप मैं और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, 1 प्लस और 1 माइनस। अब क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और -1 विल कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विद 2 sin x cos x। और ये 2 अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाले 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा वही की वही टर्म आ जाएगी। अब जो नीचे मैं कर रहा हूं वो आप और ध्यान से देखिए, 2 अंडर रूट नोमरेटर एज इट इज sin x प्लस cos of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन कर दिया। तो माइनस कॉमन करूंगा तो ये आ जाएगा, है ये सारा अंडर रूट साइन के अंदर, 1 माइनस 2 sin x cos of x इंटू dx। फिर देखिए इसका क्या किया मैंने, sin x प्लस cos x एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये टोटल अंडर रूट वैसे का वैसे, इस 1 की जगह पर मैंने किया है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos of x। ठीक है, ये चीज हो गया। ये स्टेप वैसे का वैसे 1 की जगह पर ये लिख लिया, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। अब क्या बना, 2 अंडर रूट एज इट इज sin x प्लस cos x एज इट इज, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर बन गया, और ये हो गया अंडर रूट साइन एज इट इज। अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो पुट करते हैं हम लोग इस वाली टर्म को, sin x माइनस cos x दिस इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो आ जाएगा, माइनस बाहर है तो प्लस sin x आ जाएगा। x का डेरिवेटिव करेंगे dx और t का डेरिवेटिव dt। इसका मतलब क्या बना, cos x प्लस sin x की जगह पर क्या आ गया, dt आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका देखते हैं हम लोग, तो यहाँ एक बार पुट कर देते हैं। तो ये 2 अंडर रूट एज इट इज, नोमरेटर में ये टोटल टर्म बन जाएगी dt, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट। अरे वाह, देखो सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास बन गया है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, याद है आपको, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास क्या आया है, यहां ये इंटीग्रेशन इसके बराबर आया आपके पास 2 अंडर रूट, so our given integration expression, that is the integration of tangent x plus cot of x into dx, this is equal to 2 under root 1 over 1 minus t square dt। तो ये above फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, 2 अंडर रूट साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ x की जगह t है और a की जगह 1 है। चलिए अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर करी थी, क्या मान ली थी हम लोगों ने, sin x माइनस cos x। ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं साइन ऑफ x प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हेयर, sin x माइनस cos of x।
तो ये यहां पुट कर देते हैं फिर हम लोग sin x माइनस कॉस ऑफ x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आंसर है आपका 13th क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस सेकंड पार्ट है उसका आंसर मैंने आपको दिया। चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, ग्राफिकली मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z objective function is given to you as 4x plus 3y minus 2 subject to the constraints. Here you have given the constraints as x plus y greater than or equal to 3, x plus y less than or equal to 12, x less than 9, y less than or equal to 9, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो यहां एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये दो कंस्ट्रेंट जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो हमें शो करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। x और y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फिजिबल रीजन बनेगा। अब आपके पास चार और कंस्ट्रेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो इनको हम लोग फिर ड्रा करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो प्लॉटिंग के लिए एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इन कंस्ट्रेंट से आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हम लोग जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 है और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 है। इनको मैंने नाम दे दिया है a और b पॉइंट्स। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 to 3 और b के हैं 0 3 0। सेकंड लाइन हमारे पास होगी इस कंस्ट्रेंट से x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने x की वैल्यू 0 है तो y 12 है, y 0 है तो x 12 है। और तीसरी और चौथी लाइन जो हमें गिवन है x लेस देन इक्वल टू 9, y लेस देन इक्वल टू 9, दीस आर कंस्ट्रेंट्स एंड वी हैव लाइंस एज x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9, राइट। इनके पॉइंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो बनेगा 9 0 और 0 9। ओके, चलो अब इन कंस्ट्रेंट्स को ओरिजिन पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब हम लोग शेडेड पोर्शन करेंगे तो क्या वो ओरिजिन के तरफ होगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड में होगा। तो सबसे पहले इन में भर के देखते हैं हम लोग ओरिजिन की वैल्यू। तो यहां 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, यहां पुट करेंगे ओरिजिन की वैल्यू तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो ये तो ट्रू है। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के लिए शेडेड पोर्शन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। फिर इन दो कंस्ट्रेंट्स पे भी चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3 तो ये फॉल्स है। इस लाइन के लिए शेडेड पोर्शन अपोजिट टू ओरिजिन होएगा। इस पे चेक कर लेते हैं 0 प्लस 0 लेस देन 12 तो ये ट्रू है। इसका मतलब इस लाइन के लिए जो शेडेड पोर्शन होगा दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इतना पता लग गया हम लोगों को। अब इन लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पॉइंट को ड्रॉ करेंगे 0 3, तो दिस इज आवर ए पॉइंट। बी पॉइंट इज 3 0, दिस इज योर 3 0 पॉइंट बी पॉइंट। सी पॉइंट इज 0 12, तो 0 12 इज सी पॉइंट। डी पॉइंट इज 12 0, तो दिस इज योर 12 0। ओके, मैंने अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये जो सिस्टम डाला है वो 3 6 9 12 15, 3 6 9 12, क्योंकि यहां 3 के टेबल में ही वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। तो मैंने ऐसा नहीं किया 1 2 3 4 5 6, तो वो काफी लंबा जो है वो काफी लंबा टेबल बन जाएगा अपने पास, काफी एक्सिस भी काफी जो है वो जगह लेगा फिर अपने से। ओके, तो थर्ड लाइन जो है x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 इज दिस लाइन एंड y इज इक्वल टू 9 इज दिस लाइन। ओके, अब देखिए शेडेड पोर्शन हम लोग देखते हैं। तो इन दोनों लाइंस के लिए हमें क्या पता लग रहा है, 0 लेस देन 9, 0 लेस देन ट्रू है। तो ये जो लाइन है वो उसका अगर हम लोग रीजन शेड करेंगे तो वो ओरिजिन की तरफ होगा। एक्स एक्सिस जो x इक्वल टू 9 लाइन है, ठीक है, और y इक्वल टू 9 9 है वो भी ओरिजिन की तरफ होगा, उसका भी है ना, वो भी इस तरफ ही लाइन ओरिजिन की तरफ आएगा। और फिर हम लोगों ने देखा 0 प्लस 0 जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, फर्स्ट लाइन इज ये वाली लाइन जो है ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, इसका शेडेड रीजन होगा ओरिजिन से अपोजिट साइड में, ठीक है। और x प्लस वाई लेस देन 12 वो ये वाली लाइन है, उसका रीजन कहां होएगा, ओरिजिन की तरफ, ये वाला है। तो ये लाइन इस तरह आ गई। तो क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि कौन सा शेडेड रीजन बना हमारे पास? शेडेड रीजन जो बनेगा दैट इज दिस, और दैट इज एनक्लोज्ड विद पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट की तरफ एनक्लोज हो रहा है फिर ये?
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा ए, फिर बी, फिर ई। ई पॉइंट क्या होगा, क्योंकि x इक्वल टू 9 है तो ई पॉइंट को हम लोग लिखेंगे 9 0। ठीक है, फिर एफ। एफ ध्यान से दीजिए, एफ इज द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 9। ये वाला पॉइंट जो है वो कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू 9 वाला लाइन और x प्लस वाई इक्वल टू 12 लाइन का इंटरसेक्शन है। इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 9 आप यहां पुट करो, x इक्वल टू 9 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो f पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 9 3। अब आ जाओ g के ऊपर। g इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई 12 एंड y इक्वल टू 9, तो g पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं। g y 9 और इस लाइन का इंटरसेक्शन, यहां 9 पुट कर देते हैं, तो y 9 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या हुआ, फिर g पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, g पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 9। g पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 9 और f के हैं 9 और 3। अब आ गया h। h क्या है, h इज द पॉइंट हेयर एट 9 और y इक्वल टू 9 है, मतलब वो वाली लाइन है, तो h के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 9। तो अब ये रीजन, फिजिबल रीजन जो आया वो इनक्लोज्ड है a b e f g और h और फिर द्वारा a। तो यहां कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे बनते हैं, दोज आर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय द कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं a b c f g h, और इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां लिख दी है 0 3 3 0 9 0। f क्या था, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस y और x इक्वल टू 9, तो यहां 9 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 9 3। g इज द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस y 12 एंड y इक्वल टू 9, तो y 9 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो क्या आया 3 9, और h जो है वो 0 9 मैंने आपको बता दिया। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये फटाफट इनके कोऑर्डिनेट्स पुट करी जाओ यहां पे, और आपको z की वैल्यूज आती जाएंगी एज यूजुअल, जो मैं आपको पहले भी करवा रहा हूं। और इस चैप्टर, जो मैंने इस चैप्टर को पूरा भी करवाया है, उसका उस चैप्टर का लिंक भी मैं जो है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अब जो ए पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 3, तो 0 3 पे यहाँ 0 और ये 3, तो कितना हो गया 9 - 2, 9 - 2 इज 7। फिर बी पे चेक करो, बी इज 3 0, तो 3 0 पुट करेंगे, 12 - 2 इज 10। फिर ई पे, ई इज 9 0, तो यहाँ 9 और यहाँ 0, तो 36 - 2 इज 34। फिर एफ पे चेक कर रहे हैं 9 3, यहाँ 9 और यहाँ 3, तो 36 और 9 - 2 कितना हो गया, फिर ये 45 - 2 43। ठीक है, जी पे चेक करते हैं 3 9 पे, 3 9 पे चेक करेंगे तो 37 आ जाएगा। एच पे चेक करते हैं 0 9 पे, 0 9, 27 - 2 25, तो ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। इस एनक्लोज पोर्शन के ऊपर देखते हैं कि फिजिबल रीजन की वैल्यू कहां मैक्सिमम आएगी, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। सो यहां इन सभी वैल्यू से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है z की, दैट इज 43, और कौन से पॉइंट पे आ रही है 9 3 पे। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो आ रही है दैट इज 7, और कौन से पॉइंट पे आ रही है 0 3 पे। सो दिस इज द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये था आपके पास 14th क्वेश्चन। चलते हैं अब 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। वी हैव 2 bags here. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag, bag 2, contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found that it is a red ball. ठीक है, 2 बैग्स हैं, एक में हमारे पास 3 रेड 4 ब्लैक हैं और दूसरे बैग में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल को रैंडमली निकाला गया है उन दोनों बैग्स में से और ये पाया गया कि वो रेड बॉल होगी। He is asking you to find out the probability that it was drawn from bag 2. जो रेड बॉल आई है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे बैग में से होएगी। सो यहाँ बेस की थ्योरम जो है वो यूज होने वाली है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, तो फर्स्ट बैग में हमारे पास 7 बॉल्स हैं, 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स, दीज आर इन सेकंड बैग, टोटल इज 11।
दो इवेंट यहां कंसीडर करते हैं, इवेंट 1 और इवेंट 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यानी कि पहले वाला बैग सिलेक्ट किया जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दो बैग्स हैं, ठीक है, उसमें पहले बैग के फेवरेबल केस कितने हैं? 1, टोटल बैग्स कितने हैं? 2, तो 1/2 हो गया। ओके, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। बैग 2 इज सिलेक्टेड, दूसरे बैग के सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होएगी? दो बैग्स हैं, दूसरे बैग के फेवरेबल केस 1 है, तो 1/2 सेम, दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है कि पहला बैग सिलेक्ट किया जाए या सेकंड बैग सिलेक्ट किया जाए। अब एक इवेंट मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, बॉल सिलेक्टेड इज रेड। ओके, तो यहां अब इनकी रेड के आने की, कि फर्स्ट बैग में से रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है और सेकंड बैग में रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है? वेरी इजी। पहले बैग में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ओके, 3/7। क्यों? क्योंकि इसमें फेवरेबल केस कितने हैं? 3 और टोटल केस कितने हैं? 7, तो 3/7। AE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग E2 सेकंड में से, ठीक है, सेकंड बैग में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज अवर फर्स्ट बैग, बैग 1, एंड दिस इज अवर सेकंड बैग। तो सेकंड बैग में से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 फेवरेबल केस हैं, टोटल केस 11 है, तो 5/11 इनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है अपने को कि भाई जो आपने रेड बॉल निकाली, आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड बॉल निकाली गई वो सेकंड बैग में से आई, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालनी है? फ्रॉम बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 व्हेन रेड बॉल इज ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 when red ball is drawn from the random experiment, okay, तो PE2 यानी कि probability of second bag multiplied with probability of red bag when second bag is selected, probability of second bag, probability of red ball when second bag is selected, probability of first bag, probability of red ball when first bag is selected। तो यहां इनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। PE2 क्या है? 1/2। PAE2 क्या है? 5/11। सिमिलरली यही टर्म नीचे आ जाएगी। और PE1 कितना है? हाफ। और PAE1 क्या है? 3/7। तो यहां आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हाफ टर्म जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगी। न्यूमरेटर में 5/11, इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 68/77। तो 77 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 77/68, ठीक है। 68/77 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये उलट के फिर ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 11 7s are 77, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 35/68 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। ओके, जब मतलब सेलेक्ट किए गए जो बॉल आई तो उसमें सेकंड बैग के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 35/68 है। चलिए इसका अब इंटरनल चॉइस में सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। इफ A and B are two events such that PA is 1/4, PB is half, probability of A, probability of B and probability of their intersection is 1/8. Find probability of A when B has already occurred and probability of A bar intersection B bar, यानी कि दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फटाफट से पुट कर दो बस, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आया? 1/8 मल्टीप्लाइड विद 2, ये हाफ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सेकंड चलते हैं अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये आ जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाइड विद बी बार। ए बार का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, ये क्या है नॉट हैपनिंग वाली, ठीक है। तो अब इसमें ये प्रोबेबिलिटी हम लोग भर देते हैं 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1 इज 3/4 into 1/2, this comes out to be 3/8. तो probability of the intersection of not A and not B is 3/8. So ये था हमारा 15th क्वेश्चन, जिसमें दोनों पार्ट्स मैंने करवाए हैं आपको, इंटरनल चॉइस वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, फोर्थ 16th। देखिए सारे ही सैंपल पेपर्स में 16th क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम आवर chapter of matrix. 16th question is, you have given two matrices A and B and you have to verify this equation of matrices multiplication AB transpose is equal to B transpose A transpose. Okay, पता तो लग ही रहा है करना क्या है कि आपको सबसे पहले A और B की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर अलग अलग उनकी ट्रांसपोज करके B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। फिर देखो दोनों बराबर आते हैं, फॉर्मूला भी है वैसे ये, दिस इज अ फॉर्मूला एंड यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दीस टू गिवन एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होता है कि जो प्री फैक्टर है उसकी रोज और कॉलम्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, और जो पोस्ट फैक्टर है इसकी रोज और कॉलम्स हैं हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है कि प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर आनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ओके, तो ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो फटाफट से मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं। दिस इज 2 1 3 4 1 0 मल्टीप्लाइड विद 1 -1 0 2 5 एंड 0। अच्छा, ये तो हो गया 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, तो यहां तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई। अब रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जो आएगी दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो यहां एलिमेंट्स बचे हुए हैं बस उसका वही ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब करना कैसे है, रोज और कॉलम्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 1 2, 1 into 0 0, 3 into 5 15, तो ये आ गया हमारे पास 1 1 एलिमेंट। ओके, चलो अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी 1 2 एलिमेंट। 2 मल्टीप्लाइड विद -1 -2, 1 विद 2 +2, 3 विद 0 +0, तो यहां आ गया 1 2 एलिमेंट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड रो की और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 into 1 4, 1 into 0 0, 0 into 5 0। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 +2 +0, सो दिस इज योर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक, तो अब यहां इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया दैट इज 17 0 4 एंड -2, सो ये आई हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब ए बी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मींस रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास 17 4 0 और -2। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ए बी डैश निकाल लिया, ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, बी डैश ए डैश, फिर बी डैश को प्री फैक्टर मानते हुए ए डैश को पोस्ट फैक्टर मानते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए चलो अब हम करते हैं बी डैश। बी डैश इज रोज और कॉलम्स विल इंटरचेंज। ओके, 1 -1 0 2 5 और 0, जो इसकी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी,
ओके, ये बन गई हमारे पास। फिर ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश विल बी, अब रोज, ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, 2 1 3 4 1 0, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो बी डैश ए डैश करते हैं 1 0 5 -1 2 0, ठीक है, और यहां आ जाएगा 2 4 1 1 3 0, ठीक है। अब इसमें रोज कितनी है, 2, कॉलम्स कितनी है, 3, इसमें रोज कितनी है, 3, और कॉलम्स कितनी है, 2। अब फिर बराबर आ गई है इसकी, प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम रोज के बराबर अगर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फिर पॉसिबल है तो कर दो, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 0 प्लस 15, देखो भैया आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 4 4 0 0, तो यहां आ गया 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 +2 +0, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई और 0 को 3 से। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -4 +2 और 0 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आई है। इसको अब सॉल्व करके देखो, 17 ये आ गया, 4 ये एलिमेंट, 2 -2 +2 0, -4 +2 ये आ गया। तो अब इसका मतलब क्या बना कि ए बी डैश, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज वी प्रूव्ड व्हाट ही इज आस्किंग यू टू प्रूव। ओके, सो बच्चों ये था आपका सैंपल पेपर 4th, जिसमें मैंने आपको 4 मार्क्स के यानी कि सेक्शन सी हमने आज कंप्लीट किया। एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सैंपल पेपर्स के और प्रीवियस सैंपल पेपर जो मैं अब तक करवा चुका हूं उनके नोटिफिकेशंस वो आप तक पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सैंपल पेपर 5th विद आवर सेक्शन सी 4 मार्क्स क्वेश्चन। सी यू, बाय बाय।